एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे भी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो हमारे इंडियन आर्मी के चीफ के द्वारा कुछ चीजें प्रेस वार्ता में सामने रखी गई जो कि हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एडवांस टोप्ड आर्टिलरी गन की। तो इसकी 307 की क्वांटिटी का ऑर्डर दिया जाना था। उनका कहना है कि इस फाइनेंशियल ईयर खत्म होते होते इसका ऑर्डर दे दिया जाएगा। इनमें से ये ATAGS आप जानते हैं कि DRDO की तरफ से डेवलप किए गए हैं और कल्याणी और टाटा के द्वारा इसको बनाया जाना है। कल्याणी N1 आया था, इसीलिए ज्यादा गन्स वही बनाएगा, 60% गन वही बनाएगा। टाटा को 40% गन बनाने का ऑर्डर मिलेगा। कुछ 8,000 करोड़ रुपए का ये पूरा प्रोजेक्ट है। ये पूरी खरीद होने वाली है जो कि इस फाइनेंशियल ईयर तक कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग इसकी कर दी जाएगी, यानी कि ATAGS का निर्माण इस साल होना स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसी में हमारे आर्मी चीफ के द्वारा ये भी कहा गया कि जोरावर टैंक जो ट्रायल के लिए गया हुआ है या गया था, जो हाई एल्टीट्यूड ट्रायल किया गया है, उसके बाद कुछ मॉडिफिकेशन और इम्प्रूवमेंट बताए गए हैं। इन इम्प्रूवमेंट को इनकॉर्पोरेट करके 2025 और 2026 में भी ट्रायल किए जाएंगे। उनका ये कहना था कि जो भी ट्रायल हुआ है वो लार्जली बहुत अच्छा गया है, मतलब मैक्सिमम तौर पे बहुत अच्छा और सक्सेसफुल गया हुआ है। कुछ चीजें हैं जो कि इस टैंक में इन्हेंसमेंट करने हैं ताकि वो हाई एल्टीट्यूड कॉम्बैट सिनेरियो में सबसे अच्छा काम करे। अभी जो ये टैंक है वो चेन्नई भेजा गया है, वहां पे एक टीम इसमें जो मॉडिफिकेशन करने हैं उसकी अगुवाई करेगी। मॉडिफिकेशन करने के बाद हो सकता है जल्द ही ये टैंक फिर से आर्मी को दे दिया जाए ताकि फिर से इसका ट्रायल किया जा सके। अब उनके कहने के मुताबिक 2025 और 2026 में भी इसका ट्रायल होगा, मतलब 3 साल इसके इंडक्शन में लग ही जाएंगे। कहाँ हम लोग 1 साल 1.5 साल की बातें कर रहे थे, अब ट्रायल होंगे। ट्रायल जब तक सुनिश्चित होंगे तभी जाके इसका इंडक्शन किया जाएगा और वो क्लियर बात है कि 2026 के बाद ही इसका इंडक्शन होने वाला है। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं अपनी दृष्टि 10 की, या आप कह सकते हैं हर्मिस 900 ड्रोन की। हम जानते हैं कि इंडियन नेवी के द्वारा 2 ड्रोन का ऑर्डर अदानी डिफेंस को दिया गया था। इस हर्मिस 900 ड्रोन, या इसका भारतीय नाम दृष्टि 10 ड्रोन है। आप जानते हैं कि अदानी की तरफ से इस इजरायली ड्रोन को भारत के अंदर असेंबल किया जाता है। साथ ही साथ 60% कंपोनेंट इसके भारतीय होते हैं, ऐसा कहा जाता है। पर जनरली मेजरली इसके जो क्रिटिकल कंपोनेंट हैं वो इजराइल से ही आते हैं और इस ड्रोन की एक तरह से असेंबली ही भारत के अंदर होती है। इस ड्रोन को जब प्री इंडक्शन ट्रायल के लिए नेवी के सामने रखा गया या नेवी के सामने इसका ट्रायल किया जा रहा था तो ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। पोरबंदर में ये दुर्घटना हुई। इंडियन नेवी में ये इंडक्शन से पहले दुर्घटना हुई है, इसीलिए इंडियन नेवी को कोई भी फाइनेंशियल नुकसान नहीं होगा। इस ड्रोन की क्रैश लैंडिंग करवाई गई समंदर के अंदर। कंपनी ने इस ड्रोन को वापस बुला लिया है और इस ड्रोन में क्या कमी रह गई थी, क्या प्रॉब्लम आई थी, ये सारी जांच करने के बाद इंडियन नेवी को फिर से इस ड्रोन को सुपुर्द किया जाएगा। इस प्रकार के प्री इंडक्शन ट्रायल में अगर कोई ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो यहाँ पर क्लियर बात है कि मशीन में कोई प्रॉब्लम है। मशीन में अगर प्रॉब्लम नहीं है, उसको उड़ाने वाले में प्रॉब्लम है, और जनरली उड़ाने वाले में ऐसी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है क्योंकि इसको क्रैश लैंडिंग करवाई गई है, इसको डिच किया गया है। इसका मतलब ये है कि इसके पावर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, इसको कंट्रोल करने में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, इसीलिए इसको समंदर के अंदर डिच किया गया है। अगर इस ड्रोन में इस प्रकार की प्रॉब्लम है तो ये भारत के लिए, भारत के ड्रोन प्रोग्राम के लिए अच्छी बात नहीं है। और एक अग्रणी कंपनी अदानी डिफेंस, जिसके द्वारा हमारी सेनाओं को बहुत अलग अलग प्रोडक्ट भी आगे भविष्य में दिए जाने हैं, उसके निर्माण के तरीके में भी एक बट्टा सा लग रहा है। अभी देखना है कि प्रॉब्लम कहां पर आई, ये छोटी प्रॉब्लम है या बड़ी प्रॉब्लम है। आपका कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की, जो कि विशाखापट्टनम में है। इसके द्वारा भारत के लिए कई वॉरशिप्स बनाई गई हैं, कई अलग अलग प्रकार के वेसल्स बनाए गए हैं। अब हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड वियतनाम और फिलीपींस की तरफ देख रहा है कॉपरेशन के लिए, डिफेंस कॉपरेशन के लिए। हम जानते हैं कि इस शिपयार्ड के द्वारा अभी हाल ही में 2 साल पहले INS ध्रुव बनाया गया था, जो कि एक ओशन सर्विलांस शिप है, जिसको कि हम लोग मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल के सर्विलांस के लिए इस्तेमाल करेंगे या कर रहे हैं। और हमने ये देखा है कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड अलग अलग प्रकार के और बहुत ही कैपेबल वेसल्स बनाने में माहिर है। अब ये
वियतनाम और फिलीपींस की तरफ जब देख रहा है तो उनके जो वेसल्स हैं उनकी रिपेयर और रिफिट प्रोजेक्ट में हाथ डालना चाहता है। इससे पहले भी इंटरनेशनली हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इस तरह की सर्विसेज दी गई हैं फॉरेन वेसल्स को। अब साउथ एशिया में इस प्रकार के जो पांव पसारने का प्रयास इस शिपयार्ड के द्वारा किया जा रहा है वो सराहनीय है और भारत को नए नए व्यापार इस शिपयार्ड के द्वारा मिलेंगे, ये भी बहुत सराहनीय कार्य है। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। हमारे एयरफोर्स चीफ के द्वारा 4-5 दिन पहले ये कहा गया था कि हमारी एडवर्सरीज के द्वारा नई नई कैपेबिलिटीज एयर क्षेत्र में प्राप्त की जा रही हैं, एयरक्राफ्ट क्षेत्र में प्राप्त की जा रही हैं, पर भारत अभी भी वहीं फंसा हुआ है तेजस के पीछे और तेजस का प्रोडक्शन है कि आगे हिलने का नाम ही नहीं ले रहा और इसमें हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। टर्किश मीडिया में एक नई रिपोर्ट निकल कर आई है जिसमें कि पाकिस्तान और टर्की आपस में जो टर्की का कान 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है उसके प्रोडक्शन को लेकर बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर कहा जा रहा है कि इसके सब सिस्टम को बनाने का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो किया जाएगा। पाकिस्तान इस प्रोग्राम से अब ऑफिशियली जुड़ रहा है और अगर पाकिस्तान के अंदर इस प्रकार के सब सिस्टम बनाए जाने लगते हैं तो पाकिस्तान के द्वारा केवल इस एयरक्राफ्ट को खरीदा ही नहीं जाएगा बल्कि इस प्रोग्राम में कंधे से कंधा मिला के अपना योगदान भी पाकिस्तान कर पाएगा। ये जब न्यूज में आपको बता रहा हूं तो सुनने में हम लोगों को तो काफी गुस्सा आ रहा होगा और सुनने में बहुत बड़ी बड़ी बातें लगती हैं, पर पाकिस्तान की इकोनॉमी की स्थिति ऐसी नहीं है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट में वो कोई फाइनेंशियल योगदान कर सके या इस प्रकार के सब सिस्टम को अपने वहां बनाने का योगदान कर सके। हम यहाँ पर देखेंगे कि पाकिस्तान की ये बड़ी बड़ी बातें आगे कुछ नहीं कर पाएगी। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इस प्रकार की जो रिपोर्ट्स आती हैं उससे भारतीय खेमे में खलबली तो मचती है और इस खलबली से उन कंपनियों को फायदा होता है जिनके की एयरक्राफ्ट भारत के सामने रखे गए और उन प्रोडक्ट को खरीदने के लिए भारत की बेचैनी बढ़ जाती है जिससे कि भारत का खर्चा होता है। दुश्मन देश इस प्रकार के खर्चा करवाने की भी एक स्ट्रेटजी रखता है, हो सकता है उसी से प्रेरित ये न्यूज रिपोर्ट हो। बहरहाल पाकिस्तान 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट लेने के लिए कम से कम कागजों में लेने के लिए काफी प्रयास कर रहा है। वो चीन की तरफ भी देख रहा है, वो टर्की की तरफ भी देख रहा है। चीन की तरफ से हो सकता है उसको 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट दे भी दिया जाए क्योंकि उनका 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट ट्रू 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है नहीं, केवल और केवल 5 लिख दिया गया है, उसमें 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट लिख दिया गया है। उतना कैपेबल वो एयरक्राफ्ट है नहीं। हाँ, हम ये मानते हैं कि चीन की जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है वो भारत से आगे है, पर अभी भी वो पाकिस्तान को इतने बड़े और उत्तम हथियारों से लैस नहीं कर सकता है कि वो भारत के खिलाफ किसी भी मोर्चे में अच्छे से खड़ा हो सके। बहरहाल टर्की की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है कि पाकिस्तान टर्की के साथ कंधे से कंधा मिला के कान 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर रहा है। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं रशिया यूक्रेन युद्ध की। रशिया की तरफ से ये कहा जा रहा था कि यूक्रेन के अंदर उनके एक रडार सिस्टम को नष्ट किया गया है, पर बाद में जब सोशल मीडिया में तस्वीरें आई, वीडियो आई, तब जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा ये क्लियर कर दिया गया या ये बताया गया या तथ्य रखे गए सामने जिसमें कि क्लियर हो रहा है कि कोरिया की तरफ से, नॉर्थ कोरिया की तरफ से रशिया को जो रडार सिस्टम दिए गए थे उसी को रशिया के द्वारा उड़ाया गया और ये एक फ्रेंडली फायरिंग की तरह निकलकर सामने आ रहा है। तो रशिया के द्वारा जो अपनी सेखी बखाली जा रही थी कि भाई हमने यूक्रेन के रडार को गिरा दिया है, एक्चुअल में उन्होंने अपने ही रडार को नुकसान पहुंचाया है। इस प्रकार की फ्रेंडली फायरिंग हर युद्ध में होती रहती है, पर ये फ्रेंडली फायरिंग अब रशिया में बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। क्या ये रशिया के प्रिपरेशन को दिखाती है कि कितनी घटिया प्रिपरेशन उनकी हो रही है, या परेशान हो चुका है रशिया और अब वॉर के लिए थोड़ा सुस्त पड़ गया है? इसके अलावा ये घटना ये भी बताती है कि उनकी कम्युनिकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ी है जिससे कि इतनी ज्यादा फ्रेंडली फायरिंग उनकी हो रही है। इससे पहले भी उनके द्वारा अपनी काफी फ्रेंडली फायरिंग की गई जिससे कि काफी रशिया को नुकसान भी हुआ है। आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।